नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं कि विवादित युद्ध पर बात करने वाले हैं, हल्दी घाटी। हाँ, हल्दी घाटी 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं। बिल्कुल। और हमारे पास समाज एवं संस्कृति अध्ययन केंद्र राजस्थान के कुछ प्रकाशन हैं। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये युद्ध हुआ क्यों, कैसे लड़ा गया, और सबसे अहम सवाल कि इन स्रोतों के हिसाब से जीत किसकी हुई। ये इसलिए भी खास है क्योंकि युद्ध अब अपने 450वें साल के करीब पहुंच रहा है। सही बात है। और ये वो दौर था मतलब जब मुगल सल्तनत फैल रही थी पूरे भारत में, और मेवाड़ वो एक बड़ी चुनौती था उनके लिए। हाँ, ये स्रोत हमें सिर्फ लड़ाई नहीं दिखाते, बल्कि उस वक्त की जो उलझी हुई राजनीति थी और जो अलग अलग नजरिए थे वो सब सामने लाते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप वो तो अभी अभी गद्दी पर बैठे थे, है ना? हाँ बिल्कुल। और अकबर का इरादा तो साफ था क्या? कि भाई सारे राजपूत राजाओं को अपने नीचे लाना है, खासकर मेवाड़ को, क्योंकि वो व्यापार के रास्तों के लिहाज से बहुत अहम था। और प्रताप के पिता उदय सिंह वो भी तो नहीं झुके थे अकबर के सामने? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो तनाव तो पहले से ही था। अच्छा। अकबर ने कोशिश भी की थी। अच्छा। कैसे? हाँ। 1572-73 में उसने 4 दूत भेजे थे, एक के बाद एक। 4 लोग? हाँ। कौन? पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, फिर राजा भगवंत दास और आखिर में टोडरमल। शर्तें लेकर गए थे कि भाई दरबार में हाजिर हो जाओ, टैक्स दो और वो शादी ब्याह के रिश्ते बना लो। अच्छा, लेकिन प्रताप ने इसे अपनी आजादी, अपने स्वाभिमान पर हमला समझा। उन्होंने साफ मना कर दिया, संधि नहीं की। तो नतीजा युद्ध। फिर अकबर ने मानसिंह को भेजा सेना लेकर। हाँ। और हुक्म दिया कि प्रताप को पकड़ो जिंदा या मुर्दा। और फिर आई वो तारीख 18 जून 1576, लड़ाई हुई। कितनी देर चली? करीब 5 घंटे। कहते हैं कि 3 हिस्सों में, मतलब 3 चरणों में हुई लड़ाई। अच्छा। पहले चरण में क्या हुआ? पहले में तो मेवाड़ी सेना ने जबरदस्त हमला बोला। हकीम खां सूर थे उनकी एक टुकड़ी के नेता। उन्होंने मुगल सेना के दाहिने हिस्से पर ऐसा हमला किया कि वो पीछे हट गए, काफी पीछे। कितना पीछे? करीब 5-7 कोस, मतलब समझ लीजिए 15-20 किलोमीटर। अरे वाह। फिर दूसरा चरण हुआ बनास नदी के पास। वहां कछुआहा राजपूतों ने मेवाड़ी सेना को रोका मुगलों की तरफ से, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए, उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। और आखिरी चरण तक तो मुगल सेना बिखर सी गई थी। मिथर खान नाम का एक सरदार था, उसने किसी तरह उन्हें संभाला, लड़ने के लिए दोबारा तैयार किया। अच्छा। लेकिन इसी उथल पुथल में एक बहुत बहुत अहम बात हुई। क्या? झाला मानसिंह, जिन्हें कुछ लोग झाला बीदा भी कहते हैं, उन्होंने एक युद्ध नीति के तहत महाराणा प्रताप का कवच और उनके जो राजसी चिन्ह थे वो पहन लिए। हैं? ऐसा क्यों? प्रताप कहाँ थे? प्रताप उस वक्त तक घायल हो चुके थे, तो उन्हें सुरक्षित युद्ध के मैदान से निकालने के लिए ये योजना बनाई गई ताकि वो अपने घोड़े चेतक पर निकल सकें और बाद में पहाड़ों से लड़ाई जारी रखें। अच्छा, तो झाला मानसिंह ने एक तरह से बलिदान दिया। हाँ बिल्कुल, वो प्रताप बन के लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन प्रताप सुरक्षित निकल गए। ये तो कमाल की रणनीति और त्याग था। और एक बात दिलचस्प है, स्रोत ये भी कहते हैं कि मुगल सेना तीनों चरणों में पीछे हट रही थी, पर प्रताप का पीछा नहीं कर पाई। हाँ, ये बात अल बदायूनी ने लिखी है, जो खुद मुगल सेना के साथ था और लड़ाई देख रहा था। अच्छा, उसने क्या वजह बताई? 3 वजह दी उसने। एक तो ये कि उन्हें डर था कि पहाड़ों में मेवाड़ी सेना घात लगा के बैठी होगी। दूसरा, जून की भयानक गर्मी थी। और तीसरा, सैनिक बुरी तरह थक चुके थे। मतलब डर, गर्मी और थकान, इन चीजों ने रोक दिया मुगलों को। लगता तो यही है, बदायूनी के हिसाब से तो यही वजह थी। और युद्ध के बाद जो हुआ वो भी देखने लायक है। क्या हुआ? मुगल सेना गोगुंदा तो पहुंच गई, लेकिन इतनी डरी हुई थी कि कई दिन तक वहीं एक तरह से कैद होकर पड़ी रही। बदायूनी लिखता है कि वो खाइयां खोदकर और दीवारें बनाकर छिप गए थे, डर के मारे। हाँ, कि राणा प्रताप कहीं फिर हमला न कर दें। और अकबर वो मान सिंह और आसफ खान की इस नाकामी से बहुत नाराज हुआ। अच्छा। इतना कि उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी, मतलब दरबार में उनकी एंट्री बंद। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी। और प्रताप, वो कहाँ थे? क्या वो हार मान गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि युद्ध के फौरन बाद उन्होंने ब्राह्मणों को जमीन दान दी। जैसे बलीचा गांव का एक ताम्रपत्र मिला है। दान युद्ध के बाद? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये निकाला जाता है कि उनकी हुकूमत तो चली रही थी, वो हारे नहीं थे, उनकी संप्रभुता कायम थी।
और यहीं पर ये स्रोत एक बहुत अहम नुक्ता उठाते हैं क्या? कि जीत का मतलब क्या होता है। क्या सिर्फ मैदान पर कब्जा कर लेना जीत है? तो फिर इन स्रोतों के मुताबिक जीत क्या है? स्रोत कहते हैं कि युद्ध में जीत के 3 मकसद होते हैं। या तो दुश्मन राजा मारा जाए या भाग जाए, या वो आपकी अधीनता मान ले, या फिर आप उसकी जमीन और दौलत पर कब्जा कर लें। अच्छा। मुगल सेना इनमें से कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। प्रताप न मारे गए न पकड़े गए, उन्होंने अधीनता भी स्वीकार नहीं की, और मेवाड़ पर मुगलों का कोई पक्का कब्जा भी नहीं हुआ। तो इन स्रोतों के हिसाब से प्रताप जीते। हाँ। इन स्रोतों का निष्कर्ष यही है कि रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये प्रताप की विजय थी। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। क्या इसके और भी सबूत हैं, मतलब स्रोतों में? हाँ, कई शिलालेखों का जिक्र आता है, जैसे 1577 का ओढ़ा गांव का दानपत्र है, 1583 का मृगेश्वर गांव का दानपत्र है। ये दिखाते हैं कि प्रताप का शासन चल रहा था। और बाद की जो प्रशस्तियां हैं, मतलब राजाओं की तारीफ में लिखे लेख, जैसे रणछोड़ राय प्रशस्ति है 1642 की, जगन्नाथ राय प्रशस्ति है 1652 की, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति है 1716 की, इनमें भी साफ लिखा है कि मानसिंह की सेना को भागना पड़ा था, या ये कि प्रताप अकबर के मन में कांटे की तरह चुभते रहे, मतलब अकबर उन्हें दबा नहीं सका। और युद्ध के बाद गोगुंदा में मुगल सेना की हालत कैसी थी? आपने कहा वो डरे हुए थे। हाँ, बदायूनी ने इसका बड़ा सजीव वर्णन किया है। शहर खाली था, सैनिक खाइयों में छुपे थे, और खाने की भयानक किल्लत हो गई थी। खाने के? हाँ, उन्हें कच्चा आम और जानवरों का मांस खाकर गुजारा करना पड़ा। कई बीमार पड़ गए क्योंकि भीलों ने उनकी रसद मतलब सप्लाई लाइन काट दी थी। बाप रे, खाने तक को नहीं मिल रहा था। सोचिए, ऐसी हालत में 4 महीने वो वहां रहे। फिर अकबर ने मानसिंह को वापस बुला लिया, नाकाम होकर। और दूसरी तरफ प्रताप ने कोलियारी नाम की जगह पर अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाया, और फिर जल्दी ही मेवाड़ के उन इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया जहां मुगलों ने अपनी चौकियां बना ली थीं। तो इतिहासकारों में इस पर क्या आम राय है, या उनमें भी मतभेद हैं? नहीं, मतभेद तो हैं, हमेशा की तरह। G.H. ओझा, कर्नल टॉड जैसे पुराने इतिहासकार प्रताप की वीरता की बहुत तारीफ करते हैं, उनके प्रतिरोध को बहुत ऊंचा मानते हैं। बदायूनी का नजरिया तो हमने देखा ही, वो खुद मुगल पक्ष में होते हुए भी उनकी बुरी हालत लिख रहा है। और आजकल के इतिहासकार जैसे डॉक्टर देव कोठारी हैं, डॉक्टर K.S. गुप्ता हैं, हाँ, वो भी यही तर्क देते हैं कि मुगल अपने मकसद में तो कामयाब नहीं हुए थे, तो यह युद्ध या तो प्रताप के लिए एक रणनीतिक जीत थी या कम से कम अनिर्णायक रहा। पर एक बात पक्की है, क्या? इसने मुगलों के कभी न हारने का जो एक भ्रम था उसे जरूर तोड़ दिया। तो कुल मिलाकर ये समझ आता है कि हल्दी घाटी सिर्फ एक मैदान की लड़ाई नहीं थी, ये तो एक प्रतीक बन गई आज़ादी का, स्वाभिमान का, अपनी पहचान बचाने की लड़ाई का, और इसकी व्याख्या आज भी चल रही है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास में जीत और हार को कैसे परिभाषित करते हैं, खासकर जब नतीजे इतने मिले जुले हों, इतने जटिल हों। हाँ, इन स्रोतों के नजरिए से देखें तो मैदान में भले ही नतीजा साफ ना रहा हो, पर महाराणा प्रताप अपने मकसद में कामयाब रहे। वो झुके नहीं, और उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। युद्ध के मैदान के परे अगर सोचें तो इस पूरे संघर्ष ने, इस टकराव ने भारत के इतिहास में विरोध की और अपनी क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखने की जो सोच है उसे कैसे शक्ल दी होगी। ये एक ऐसी विरासत है जिस पर आज भी हम सब सोचते हैं, बातें करते हैं।